नमस्कार दोस्तों, एससीएम गुरुकुल में आपका स्वागत। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। हम बात करें तो हमारा मेटल कल कंप्लीट हो गया था। धातु के बारे में हमने कल पढ़ लिए थे कि मेटल के कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे सोडियम हो गया आपका। सोडियम एक धातु है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, यानी ओरियम है, यानी गोल्ड, एजी अर्जेंटिनम, जिसे सिल्वर चांदी बोलते हैं। इनके हमने कुछ यौगिक पढ़े थे। आज बात करेंगे बच्चों कि मेटल के बाद आता है आपका नॉन मेटल्स, अधातु। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल अधातु, अधातु। अधातु क्या होता है बच्चों? तो सिंपल भाषा में बात करें, ये ऋण आयन होते हैं। अधातु क्या होती है? अधातु ऋण आयन होती है, ऋणायन होती है। क्या होती है? ऋणायन होती है। क्या होती है? ऋणायन। इसका मतलब क्या होती है? एनायन होती है। क्या होती है? एनायन। तो मेटल्स आर एनायन, मेटल आर एनायन। एनायन का मतलब क्या है? ऋण आयन, मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। क्या हो बच्चों? नेगेटिव चार्ज हो, ऋण आयन हो, यानी एनायन। जैसे अब किसी भी एलिमेंट पे यदि नेगेटिव चार्ज है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी एनायन है, यानी वैद्युत ऋणात्मक है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। जैसे कि बात करें हम, कोई भी ले लो, जैसे ऑक्सीजन की बात करें। यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक क्या होता है, एनायन क्या होता है, ऋण आयन क्या होता है। कि जैसे बात करें अपा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है बच्चों। कितना है? 8 है। बात करें हम कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, उसके बाद 6 आ जाएंगे। उसके बाद आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 6 हैं। लेकिन इसमें होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8, यानी ऑक्टेट को, ऑक्टेट क्या इसका कंप्लीट होना चाहिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 2 चाहिए। कितने चाहिए? 2, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे कुछ आप लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ऑक्सीजन को, तो O पे 2 नेगेटिव चार्ज, यानी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे क्लोरीन की बात करें आप, एटॉमिक नंबर 17 है। कितना बच्चों? 17 है। बात करें पहले कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने आएंगे? 7। देखो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो 22वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। है कितने? 7 है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन और क्या है, ये गेन करेगा, प्राप्त करेगा। एक इलेक्ट्रॉन और लेगा तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 8। इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी इस पे क्लोरीन पे माइनस का साइन आएगा, क्लोरीन नेगेटिव। तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितनी भी अधातु है, जितनी भी नॉन मेटल्स है, वो सभी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? एनायन है, ऋण आयन है बच्चों। दूसरी पहली प्रॉपर्टी ये होगी बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, यदि बात करें हम सेकंड प्रॉपर्टी की, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? तो दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों की, ये मेटल्स है वो क्या होती है बच्चों? सॉलिड होती है। कैसे होती है? सॉलिड। लेकिन ये तीनों स्टेट में मिलेगी आपको। तो नॉन मेटल की बात करूं, नॉन मेटल है ना जो अधातु, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इसकी सेकंड दूसरा गुण धर्म क्या है नॉन मेटल का? कि ये सॉलिड में भी होगी, लिक्विड में भी पाई जाएगी। कुछ नॉन मेटल ऐसी है जो सॉलिड में है, कुछ ऐसी है जो लिक्विड में, और कुछ ऐसी है जो गैसियस अवस्था में है। तो बात करें नॉन मेटल, कुछ सॉलिड में है, यानी ठोस में, कुछ लिक्विड में मिलेगी बच्चों आपको, तरल में, कुछ लिक्विड में मिलेगी तरल में,
कुछ गैसीय अवस्था में कुछ गैसीय अवस्था में, कुछ सॉलिड स्टेट में और कुछ है लिक्विड स्टेट में। बात करें तो सॉलिड स्टेट में बच्चों कार्बन होगा आपका, क्या होगा? कार्बन। कार्बन क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा बच्चों। दूसरा है डायमंड हो गया, हीरा हो गया, आयोडीन हो गया। ये सब क्या है? ये सब क्या है बच्चों? ये है सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। अब बात करें लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में, तो तरल अवस्था में होती है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है बच्चों, ब्रोमीन क्या है? एक नॉन मेटल है। ब्रोमीन, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है, एकमात्र एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है, जो तरल अवस्था में मिलेगी। तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो क्या है? लिक्विड स्टेट में बच्चों। गैसियस अवस्था में कौन कौन सी नॉन मेटल है? तो बात करें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? गैसियस अवस्था में बच्चों। किस अवस्था में है? गैसियस अवस्था में है। तो नॉन मेटल्स क्या है? तीनों स्टेट में मिलेगी आपको, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस फॉर्म में। अब बात करें कि नॉन मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। पहली प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी स्टेट कैसे? तीनों स्टेट में मिलेगी आपको। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये विद्युत की क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। मतलब इसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करवा सकते। जैसे हमने बात की थी मेटल के बारे में कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का सुचालक होती है। सभी धातुएं जितनी मेटल है वो सभी क्या है? विद्युत का सुचालक है। मतलब उसमें से आप इलेक्ट्रिक क्या है? करंट फ्लो करवा सकते हो। लेकिन अधातु में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करवा सकते। तो ये क्या है? विद्युत की कुचालक होती है। अधातु, सभी अधातु, ऐसे लिखो अधातु अधातुएं विद्युत की अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक होती है, कुचालक होती है। तो अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, इसका भी अपवाद है बच्चों। अपवाद, अब इसका अपवाद क्या है? ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। क्या है? सुचालक है। जैसे हमने बात की थी धातु में कि मेटल्स क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जितनी भी धातुएं हैं सभी क्या है? विद्युत की सुचालक है। क्या है? विद्युत की सुचालक है। लेकिन एक लेड एकमात्र सीसा धातु ऐसी थी जो विद्युत की क्या थी? कुचालक थी बच्चा। क्या थी? कुचालक, यानी लेड में से आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकते। अब बात करें कि जितने भी नॉन मेटल्स है वो बेड कंडक्टर है, मतलब वो विद्युत की कुचालक है। लेकिन एकमात्र ऐसा अपवाद है, एक्सेप्शन है, एकमात्र अधातु ऐसी होगी जो क्या होगी? विद्युत की सुचालक होगी। तो वो है बच्चों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है बच्चों? कि ये ना तो सॉलिड होती है, देखो
मतलब ये स्टेट इसकी पाई जाती है कुछ ठोस और कुछ लिक्विड, मतलब कुछ एक नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में होती है, कुछ गैसेज में होती है, लेकिन एक आपका ब्रोमीन होता है जो केस में होता है लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन बच्चों बात करें कि ये है ना, ये कठोर नहीं होती। ये क्या है, ये कठोर नहीं होती, मतलब इसका इसका इसमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के गुण नहीं होते, मतलब इसमें तन्यता और अधात वर्धनीय के गुण नहीं पाए जाते। मतलब यदि आप इसको पीटोगे, चादर बनाने की कोशिश करोगे इसकी, तो क्या ये भंगुर होती है, ब्रिटल होती है, ये टूट जाएगी। तो ए धातु क्या है, ए धातुएं भंगुर होती है, भंगुर होती है। ए धातुएं भंगुर होती है, मतलब क्या है धातुओं का कि भंगुर मतलब ब्रिटल, यानी ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रिटल क्या है, दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए उसे ब्रिटल कहते हैं, भंगुर कहते हैं। तो ए धातुएं क्या होती है, भंगुर होती है। इन्हें यदि आप थोड़े से थोड़ा सा पीटोगे तो ये क्या टूट जाएगी। इसको आप एक शीट की फॉर्म में नहीं बदल सकते, ना ही इसके वायर बना सकते हैं। अब बात करें कि एकमात्र कौन सी अधातु है या पदार्थ है जो सबसे कठोरतम है, तो हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे कठोर है। हीरा एक पदार्थ है, हीरा एक प्राकृतिक पदार्थ है जो हीरा एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कठोर है। आपसे पूछ रहे नेचुरल हार्डेस्ट मेटर क्या है, तो क्या बताओगे, डायमंड। क्या बताओगे, डायमंड, हीरा। तो बच्चों ये है नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज। और इसमें चमक नहीं होती, देखो मेटल्स में थोड़ी सी शाइनिंग थी, लेकिन ए धातुओं में कोई भी शाइनिंग नहीं होती, चमक नहीं होती। लेकिन एक्सेप्शन है, आयोडीन हो गया, आपका डायमंड हो गया, इनमें क्या है, थोड़ी सी क्या होती है बच्चों, शाइनिंग होती है। फोस्फोरस हो गया, ठीक है। तो ए धातुएं क्या है, चमकदार नहीं होती। ए धातुएं चमकदार नहीं होती, चमकदार नहीं होती। नॉन मेटल्स आर नॉट लेक्चर, चमत्कार, सॉरी चमत्कार नहीं, चमकदार, ए धातुएं चमकदार नहीं होती। लेकिन इसकी भी अपवाद है, कुछ ए धातु ऐसी है जो चमकदार है बच्चों, जैसे आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। आयोडीन फोस्फोरस की बात करें तो ये क्या है, ये लेक्चर करती है, ये चमकदार होती है, शाइनिंग करती है बच्चों। फोस्फोरस को ग्रेवयार्ड, फायर ऑफ ग्रेवयार्ड कहते हैं, कब्रिस्तान की आग। क्योंकि ये क्या है, फोस्फोरस है ना, जो रात को जब इस पे चांद की रोशनी पड़ती है तो ये चमकता है। जैसे कोई मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसे मतलब जला के आते हैं, उसके बाद जैसे दाह संस्कार बोलते हैं, उसके बाद जो हड्डियां रह जाती है, यदि उस पे रात को आप देखोगे तो ये आग की तरह चमकेगा। जो हड्डियों हड्डियों में फोस्फोरस होता है तो वो आग की तरह शाइनिंग करेगा। तो फोस्फोरस को बोलते हैं बच्चों फायर ऑफ ग्रेवयार्ड, फायर ऑफ ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान की आग, कब्रिस्तान की आग, फायर ऑफ ग्रेवयार्ड किसे बोलेंगे, फोस्फोरस। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ये तो होगी इसकी मतलब कुछ प्रॉपर्टी। अब बात करें कि सबसे पहले नॉन मेटल है जो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H, सिंबल इसका बच्चों है H। क्या सिंबल इसका, H है। यदि बात करें हम एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन एक नंबर पे है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा।
मास की बात करें तो एटॉमिक मास भी कितना होगा, 1 होगा बच्चों। अब बात करें कि हाइड्रोजन, इसे आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहते हैं। इसकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं है बच्चों, इसे रखा एक नंबर पे गया लेकिन फिक्स नहीं है। कभी ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो फ्लोरिड वाले ग्रुप में आ जाता है, कभी ये इस एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में रहता है। तो इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है बच्चों, तो इसे आज तक इसकी पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसकी अलग अलग क्या है, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो बात करें कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी का आवारा तत्व है। आवर्त, आपसे पूछ ली आवर्त सारणी का आवारा तत्व किसे कहते हैं, का आवारा तत्व। आवर्त सारणी का बच्चों ये आवारा तत्व है। तो आवर्त सारणी क्या है बच्चों, ये आवारा तत्व है। किसे बोलते हैं, हाइड्रोजन को। अब बात करें हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है, यानी सबसे हल्की गैस। आपसे पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी है तो क्या बताओगे, हाइड्रोजन। क्या बताओगे, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस। सबसे हल्की क्या है बच्चों, गैस है, कौन है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को हम मतलब हाइड्रोजन एक अच्छा ईंधन भी माना जाता है बच्चों, एज ए फ्यूल के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन क्या है, एक सबसे अच्छा ईंधन है। हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक अच्छा ईंधन माना जाता है, अच्छा ईंधन माना जाता है। तो हाइड्रोजन को एक अच्छा ईंधन मानते हैं बच्चों। हाइड्रोजन एक अच्छा ईंधन माना जाता है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसे, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन इसे बोला जाता है, फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं बच्चों इसे। भविष्य का ईंधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन इसे कहा जाता है। फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल। भविष्य का ईंधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल। फ्यूचर फ्यूल इसको बोलते हैं, एक सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि पहली बात तो बच्चों इसमें क्या है, ये प्रदूषण रहित ईंधन है आपका, इससे प्रदूषण नहीं फैलता। तो प्रदूषण रहित की बात करें तो हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक प्रदूषित रहित, प्रदूषित रहित, प्रदूषित रहित ईंधन है। मतलब इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं फैलता बच्चों, कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता, यानी ये मतलब पोल्यूशन फ्री है बच्चों। क्या है, प्रदूषण रहित है। इसलिए इसको सबसे अच्छा ईंधन मानते हैं। और इसे भविष्य का ईंधन इसलिए मानते हैं क्योंकि भविष्य में सबसे ज्यादा जो, क्योंकि संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी यही है बच्चों। तो संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपसे पूछ ले कि संसार में सबसे अधिक मात्रा में, मात्रा में पाया जाने वाला, संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तत्व संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है बच्चों, हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन। इसलिए भविष्य में हम सबसे ज्यादा जो ईंधन का
हम एज ए फ्यूल यूज करेंगे वो हाइड्रोजन को करेंगे। तो भविष्य का ईंधन बच्चों किसे कहा गया है, फ्यूचर फ्यूल कहा गया है हाइड्रोजन को। अब बात करें ये प्रदूषण रहित होता है यानी इससे प्रदूषित नहीं फैलता, तो ज्यादा यूज इसका ही होगा फ्यूचर में। और पूछे तो इसका उष्मीय मान बहुत ज्यादा है, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन का उष्मीय मान कितना है बच्चों, तो हाइड्रोजन का उष्मीय मान, हाइड्रोजन का उष्मीय मान कितना है बच्चों, 150 किलो जूल पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कितनी एनर्जी 1 ग्राम से हमें मिलती है। तो 150 जूल यानी एनर्जी, किलो जूल यानी एनर्जी यानी हीट 1 ग्राम हाइड्रोजन से मिलती है। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 150 के किलो जूल पर ग्राम, यानी 150 किलो जूल पर ग्राम। यानी आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन का उष्मीय मान कितना है, तो 150 किलो जूल पर ग्राम है। इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल इसे कहते हैं, पॉल्यूशन फ्री फ्यूल इसे कहते हैं, और भविष्य में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्यूल भी यही है बच्चों। तो यह है हाइड्रोजन। अब बात करें कि हाइड्रोजन के भी समस्थानिक है बच्चों। समस्थानिक का मतलब क्या है, आइसोटोप्स का मतलब क्या है कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंस। ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ, सॉरी ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, यानी उनका प्लेस जो है वो है फिक्स, यानी प्लेस क्या है, सेम है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो क्या है, अलग अलग हो, तो उसे हम बोलते हैं आइसोटोप, तो समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के बच्चों कितने समस्थानिक है, हाइड्रोजन के बच्चों 3 समस्थानिक है। तो बात करें आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, नेक्स्ट हाइड्रोजन के समस्थानिक, आइसोटोप ऑफ, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के क्या बोलोगे, हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन के समस्थानिक बच्चों यहां 3 है, एक है प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम, एक है ट्राइटियम। तो लिखो कि समस्थानिक हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो बच्चों समस्थानिक कितने हैं, 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, देखो आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे परमाणु जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग हो, एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। तो बात करें एटॉमिक मास को लिखते हैं ऊपर, एटॉमिक नंबर को लिखते हैं नीचे। तो H1 एटॉमिक नंबर भी एक, एटॉमिक मास भी एक, तो इसको बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर एक है। देखो एटॉमिक नंबर तो एक ही रहना है सभी का, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है बच्चों, एटॉमिक मास एक है, तो मतलब इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम, प्रोटियम क्या बोलते हैं, प्रोटियम। इसके बाद बात करिए आप बच्चों H1 H2 एटॉमिक मास 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। अब बात करें कि एक है H1H3, इसको बोलते हैं ट्राइटियम बच्चों, क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बात करें कि प्रोटियम के अंदर देखो बच्चों, यहां से पूछ लेता है कि एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटियम का एटॉमिक मास बच्चों 1 है, तो आपको पता है प्रोटॉन कितने होंगे, 1, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन होते हैं बच्चों, जितना प्रोटॉन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन की बात करें तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दो। तो प्रोटियम में बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या 0 बच्चों, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। अब बात करें, आपसे पूछ लेगा कि हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो बच्चों प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। और बात करें तो इसमें जैसे मैंने बात की थी कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है बच्चों। तो यहां पर प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, तो इसके न्यूक्लियस को प्रोटॉन न्यूक्लियस बोलते हैं। तो प्रोटियम
यानी हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है प्रोटियम, उसके न्यूक्लियस को प्रोटॉन न्यूक्लियस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूक्लियस, क्या बोलोगे? प्रोटॉन न्यूक्लियस। अब बात करें H1 इसके कंपाउंड की, तो देखो जब हम H1 यानी प्रोटियम की, मतलब इसको मैं लिख दूंगा प्रोटियम की रिएक्शन हम करवाएं ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ कराएं? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन तो बनता है H2O, जल बनता है। क्या बनता है? पानी बनता है, वाटर बनता है। यानी जब हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएं तो क्या बनता है बच्चों? जल बनता है, पानी, वाटर। तो बात करेंगे प्रोटियम की, जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तब वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। प्रोटियम की देखना, यहां ध्यान रखना, प्रोटियम है ये, प्रोटियम वाला है। ठीक है, अब बात करें अपन ड्यूटेरियम की, कि एक आपका बच्चों जो दूसरा आइसोटोप था ड्यूटेरियम था। कौन सा था? ड्यूटेरियम। तो बच्चों ड्यूटेरियम के अंदर, ड्यूटेरियम एक आइसोटोप है, एक समस्थानिक है बच्चों, किसका है? हाइड्रोजन का है। तो ड्यूटेरियम के अंदर बात करें एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, एटॉमिक मास होता है 2। तो ऐसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 2 है लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 1 है, ये आइसोटोप है बच्चा, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। तो बच्चों यहां पर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर बच्चा कितना होगा? 1 होगा। एटॉमिक मास कितना होगा? 2 होगा। प्रोटॉन कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर होगा 1 प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होंगे 1 हो गया। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 में से 1 होगा। तो यहाँ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तीनों की सेम है बच्चों। तो ऐसा कौन सा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या तीनों की समान है? तो बच्चा क्या आएगा? वो ड्यूटेरियम आएगा। क्या आएगा? ड्यूटेरियम आएगा। अब ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। ड्यूटेरियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बात करें ड्यूटेरियम की रिएक्शन, ड्यूटेरियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनेगा। ड्यूटेरियम क्या होता है? डी, ड्यूटेरियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? D2O। इसको बोलते हैं बच्चों ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये भी एक प्रकार का जल है बच्चों, लेकिन ये नॉर्मल वाटर जो प्रोटियम वाला था ना, जो प्रोटियम का ऑक्साइड था वो नॉर्मल वाटर था, साधारण जल था, लेकिन इसको बोलते हैं हैवी वाटर, भारी जल। तो बात करें, आपसे पूछ ले कि भारी जल क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है बच्चों। जब ड्यूटेरियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनेगा D2O, तो इसे बोलते हैं हैवी वाटर, भारी जल। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हैवी वाटर, हैवी वाटर, भारी जल, भारी जल। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हैवी वाटर, भारी जल। अब भारी जल की खोज किसने की थी बच्चों? आपसे पूछ लेगा कि हैवी वाटर की खोज किसने की थी, किसने बनाया था? तो भारी जल की खोज करता था H.C. यूरे, H.C. यूरे नाम के एक साइंटिस्ट थे बच्चों। तो इन्होंने क्या था इसकी डिस्कवरी की थी, हैवी वाटर की, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की। तो आपसे पूछ ले हैवी वाटर क्या होता है, भारी जल क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है भारी जल का, हैवी वाटर का? D2O। तो अब बात करें अपा, कई बार पूछ लेता है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल, इसका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है बच्चों? तो इसका कार्य की बात करें अपा, तो इसका काम होता है एज ए मॉडरेटर, न्यूक्लियर जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, वहां पर इसे एज मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं, मंदक के रूप में। जब न्यूक्लियर रिएक्शन करवाई जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, परमाणु भट्टी में, तो वहां न्यूट्रॉन की गति तेज हो जाती है और न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भारी जल का यूज किया जाता है। तो एज ए मॉडरेटर यूज करते हैं हम। क्या करते हैं? भारी जल को एज ए मंदक। तो लिखो नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में भारी जल का यूज किया जाता है।
बताऊंगा क्या होता है मंदक। मंदक का मतलब धीमा करना, न्यूट्रॉन की गति, सॉरी हाँ, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। जब आप बात करेंगे अपना कि जब यो अपना जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे बात करें यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ठीक है, जब इनको ये एज ए फ्यूल यूज करते हैं, जब इनको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी सोर्स के लिए हम इसको मतलब यूज करते हैं, तो वहां पर क्या है, इसे एक इसकी जो, यदि हम इसको जो अपना यूरेनियम है या थोरियम है बात करूं मैं, देखो यूरेनियम है या फिर थोरियम है, ठीक है, ये क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बच्चों, क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है। अब ये यूज कहां होता है, इसे हम यूज करते हैं ईंधन के रूप में, परमाणु बम बनाने के लिए में। परमाणु बम कब बनेगा, जब हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे, या न्यूट्रॉन की गति को धीमा नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन को वैसे ही रिएक्शन करते 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 जाता रहता है, तो ये एक परमाणु बम का रूप ले लेता है। लेकिन जब हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, यानी नाभिकीय भट्टी, जहां हमारी नाभिकीय भट्टी होती है, जहां पर बिजली मतलब आपका लाइट जो बिजली होती है उसका उत्पादन किया जाता है नाभिकीय भट्टी में, या फिर कुछ और मतलब सोर्स एनर्जी का हम प्राप्त करते हैं, तो वहां पर इसको कंट्रोल किया जाता है, इसके न्यूट्रॉन की गति को धीमा किया जाता है, ताकि आगे से आगे चेन ना बने, और यदि चेन बन गई तो क्या एटम बम का रूप ले लेगा, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं भारी जल का, तो मंदक के रूप में यूज करते हैं भारी जल का। ये पूरी प्रोसेस होती है बच्चा, एटम बम कैसे बनेगा, और यहाँ पर बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इससे एनर्जी कैसे प्राप्त करेंगे, ये सारी बातें हमारी आएगी। हमारा एक टॉपिक होगा न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। जहां विखंडन की बात करूंगा तो एटम बम पढ़ाऊंगा, जहां संलयन की बात करूंगा तो नाभिकीय भट्टी पढ़ाऊंगा, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको बारे में। अभी छोड़ दो, बस इतना रखो कि मंदक के रूप में, नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं बेटा जी भारी जल, भारी जल का उपयोग। हैवी वाटर, भारी जल, भारी जल हैवी वाटर, भारी जल का उपयोग नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में करते हैं। मंदक के रूप में करते हैं, एज ए मॉडरेटर हम इसको यूज करते हैं बच्चों, किसको, हैवी वाटर को, किसको, हैवी वाटर को। अब बात करें कि भारी जल, अब बात करें बच्चों की भारी जल है जो ये बनाया भी तो जाता है ना, तो ये बनाया जाता है कहां, बनाया जाता है कहां बनता है हमारे, तो यहाँ ट्राम्बे मुंबई में एक प्लांट है इसका। तो बात करें कि हैवी वाटर, जो हैवी वाटर है, एच सी यूरे ने इसकी खोज की थी हैवी वाटर की, जो हमें एज ए मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं, मंदक के रूप में, न्यूक्लियर भट्टी में, नाभिकीय भट्टी में यूज किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए। हैवी वाटर क्या होता है, भारी जल। अब इसका जो प्लांट है ना बच्चों, वो है मुंबई में, ट्राम्बे में। तो बात करें ट्राम्बे यानी मुंबई, प्लांट है इसका बच्चों, कहाँ है, ट्राम्बे मुंबई में। और बात करें तो इसका रेट क्या होता है, 1000 रुपए लीटर होता है बच्चों, 1000 रुपए लीटर। कितने रुपए लीटर मिलता है, 1000 रुपए लीटर। नॉर्मल वाटर और हैवी वाटर में अंतर है बच्चों, वो अंतर हम बता देते हैं आपको, क्या क्या है इसके बीच में अंतर। साधारण जल, साधारण जल और भारी जल। साधारण जल की बात करूं, नॉर्मल वाटर, तो इसका अणुभार, सबसे पहले अणुभार की बात करूं, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट,
मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, अणु भार की बात करें, अणु भार की बात करूं बेटा, तो कितना होगा साधारण जल का, तो बच्चा यहाँ होगा 18, कितना होगा 18। यदि D2O भारी जल की बात करूं तो कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20। देखो बस याद रखना, बाकी जो निकालना है तो मैं बता देता हूं कि जैसे बात करते हैं अणु भार एटॉमिक मास की, कि मास कितना होगा, तो बात करें तो आपको पता है साधारण जल क्या होता है बच्चों, H2O। क्या होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है बच्चों, एक है, कितना है एक है। ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, क्योंकि ये प्रोटियम से बना है, प्रोटियम का एटॉमिक मास एक है बच्चा, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। अब बात करें कि हाइड्रोजन एक नंबर पे है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, एटॉमिक मास 16 है, तो 16 17 और 18, तो कितना हो गया 18 आ गया बच्चों। अब ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात करूं तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है D2O, क्या होता है D2O, और आपको पता है ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम क्या होता है H1H2 यानी एटॉमिक मास 2, तो कितने आए 2, तो 2 प्लस 2 प्लस कितना 16, 16 4 20, तो यहां से आपका आ गया है हैवी वाटर भारी जल का मॉलिक्यूलर वेट। अब बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, अब बात करेंगे इसकी, हम डीप से बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे बच्चा। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं मैं, गलनांक की बात करूं, तो नॉर्मल वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और हैवी वाटर का होता है 3.8 डिग्री सेल्सियस। बच्चों आपसे कभी पूछ सकता है कि हैवी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 3.8 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मल वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, यानी जिस पॉइंट पे, जिस तापमान पे जो पानी है वो उबलना शुरू कर दे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, तो बच्चों इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसकी बात करें तो 101 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस। तो ये है बच्चों हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर में अंतर। इसका प्लांट कहाँ है, ट्राम्बे मुंबई के अंदर है। 1000 मॉलिक्यूल से एक इसका बनाया जाता है आपका भारी जल का। अब बात करें ट्रीटियम, ट्रीटियम तो बच्चों ये एक रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो अपने में से अल्फा बीटा और गामा रेज को एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है। तो बात करें ट्रिटियम की, तो ये एक रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, बस इतना लिखना है यहाँ पे। एक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो एक होता है H2O2, H2O2 इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। हम इसको यूज करते हैं एंटीसेप्टिक में, ठीक है, कटने जलने पर हम इसको वॉश करते हैं। जैसे आप मेडिकल में जाते हो तो वो एक हाइड्रोजन आपके जहां भी कट लगा है वहां पर उसको साफ करता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से, तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। तो यूज एज एंटीसेप्टिक, यूज एज एंटीसेप्टिक कहाँ करते हैं, मेडिकल्स में यूज किया जाता है H2O2 का। देखो बच्चों यह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसको बनाने की प्रोसेस कहलाती है मार्क्स प्रोसेस, मार्क्स प्रोसेस, मार्क्स विधि क्या कहलाती है, मार्क्स विधि क्या कहलाती है बच्चों, मार्क्स प्रोसेस। अब मार्क्स प्रोसेस क्या है कि जब बात करें कि सोडियम ऑक्साइड Na2O2 की रिएक्शन हम करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब बात करेंगे H2SO4 अपना आगे टॉपिक आएगा, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कहाँ यूज होता है, सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में भी। Na2O2 की रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों यहां से क्या बनेगा, Na2SO4 क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, Na2SO4 और H2O2 बनेगा, और क्या बनेगा H2O2, यहां से बन गया आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या बन गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये मार्क्स प्रोसेस कहलाती है बच्चों। जब आप सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओगे तो वहां से सोडियम सल्फेट और आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, मार्क्स प्रोसेस को कहते हैं। इसको यूज कहां करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मेडिकल में एंटीसेप्टिक के रूप में, कटने जलने पर हम इसको यूज करते हैं एज ए वॉशिंग के रूप में।
अब इसके बाद बात करें तो ये हाइड्रोजन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो नॉन मेटल है वो है ऑक्सीजन। अच्छा क्या है भाई, ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो नॉन मेटल है बच्चों वो है ऑक्सीजन। सिंबल है ओ बच्चों, क्या है सिंबल? ओ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये इसे लाइफ ऑफ एयर बोला जाता है। जिंदगी की सबसे, जो हमारी जिंदगी की सबसे, हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जिसकी, उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। एयर ऑफ लाइफ जिसे बोला जाता है, लाइफ ऑफ एयर, सॉरी लाइफ ऑफ एयर बोला जाता है ऑक्सीजन। अब बात करें ऑक्सीजन की तो हमारे शरीर के अंदर क्या है ऑक्सीजन, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों बच्चों? क्यों हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर में जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से होती है। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कौन करता है बच्चों? ऑक्सीजन करती है। बगैर ऑक्सीजन के हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारे सेल डेड हो जाएंगे। सेल डेड हो जाएगा तो टिश्यू डेड, टिश्यू डेड, ऑर्गन डेड, ऑर्गन से पूरी बॉडी डेड हो जाएगी, यानी आखिर में मृत्यु हो जाती है। तो बात करें कि जितना भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, हमने बायो में पढ़ा था। और बायो में हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज जलता है, बर्न करता है। तो ग्लूकोज का जलना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो बात करें तो C6H12O6 के साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो हमें क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी। एटीपी क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने बात की थी बायोलॉजी में, अभी नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें एनर्जी रिलीज होती है। बाकी क्या है? बाकी ऑक्सीजन क्या काम करती है बच्चों? ऑक्सीजन क्या काम करती है? तो ऑक्सीजन करती है, जलाने में सहायक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, जलाने में सहायक है। विदाउट ऑक्सीजन के आप कुछ भी जला नहीं सकते, कुछ भी फ्यूल को नहीं जला सकते विदाउट ऑक्सीजन के बच्चों। तो ऑक्सीजन जलाने में सहायक है बच्चों। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन करवाता है, हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर, मतलब बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी के आवश्यक गैस है ये, ठीक है। बात करें तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कौन करवाता है? ऑक्सीजन गैस। कौन करता है? ऑक्सीजन। और बात करें कि इसका एक अपरूप है बच्चों। अपरूप का मतलब है कि इसका ही एक रूप है, इसका ही एक अपरूप है जो है ओजोन, जिसे बोलते हैं ओजोन परत। क्या बोलते हैं? ओजोन। तो ऑक्सीजन का अपरूप एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अपरूप बच्चों, बात करें ऑक्सीजन का अपरूप, ऑक्सीजन का अपरूप एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन तो है ओजोन। O3 ओजोन। O3 ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? ऑक्सीजन का अपरूप है O3। और ये कहां पाई जाती है बच्चों? समताप मंडल में। कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। O3 इसको बोलते हैं बच्चों ओजोन परत। क्या बोलते हैं? ओजोन परत। ये ऑक्सीजन का अपरूप है। कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में कहां पाई जाती है बच्चों? स्ट्रेटोस्फीयर में, सताप मंडल में। अब सप्ताप मंडल में ये ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ओजोन लेयर करती क्या है बच्चों? ये ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। क्या क्या करती है? ये हमारी रक्षा करती है। ओजोन लेयर हमारी रक्षा कैसे करती है बच्चों? तो सूर्य से जितनी भी लाइट आती है उसमें कुछ वेव्स आती है, कुछ
अल्ट्रावायलेट यूवी रेज होती है, कुछ किरणें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो ये यूवी रेज का अवशोषण करती है। तो यूवी रेज यदि धरती पे आ गई तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए उसका अब्जॉर्प्शन, उस यूवी रेज का, सूर्य के प्रकाश के साथ जो यूवी रेज आती है उसका अवशोषण करती है ओजोन लेयर। तो ये क्या करता है बच्चों, ये यूवी यूवी इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रा वोयलेट फिजिक्स में पढ़ेंगे। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट हो गया आपका, एक्स रे हो गया, इंफ्रा रे हो गया, सभी पढ़ेंगे। अल्ट्रावायलेट यूवी, यूवी पैरा बैंगनी, प्रा बैंगनी बोलती हैं बच्चों, प्रा बैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, का अवशोषण करती है, अवशोषण करती है। यानी अल्ट्रा वोयलेट वेव्स यानी यूवी रेस को क्या है, ये अवशोषण करती है, धरती तक नहीं पहुंचते। यदि ये धरती तक पहुंच गई तो हमें कैंसर जैसे रोग हो जाएंगे बच्चों। तो ये यूवी रेस को क्या है, पहुंचने नहीं देती है। कौन, ओजोन लेयर रक्षा करती है, यूवी रेस का अवशोषण करती है और पृथ्वी तक यूवी रेस को नहीं पहुंचने देती। अब बात करें कि ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंचा है, यानी मे बी शायद 1985 होगा। अब एक फर्मन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने देखा था नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव के ऊपर एक होल हो गया था इसके अंदर यूवी रेज के कारण। तो बाद में उन्होंने देखा कि किस कारण हुआ, तो बाद में पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs, जिसे हम फ्रियोन बोलते हैं, जो फ्रीज और ऐसी में हम गैस यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, इसको हानि हुई थी बच्चों। क्या हुई थी, यूवी रेज को, सॉरी यूवी रेज को क्या, ओजोन लेयर को हानि पहुंची थी, उसकी मोटाई क्या थी, घट रही थी, इसीलिए बैन कर दिया गया था CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। और वहां पर यूज किया जाता है सॉलिड आइस यानी ठोस सॉलिड CO2 नाइट्रोजन का। तो बात करें यूवी रेज पर अवशोषण करती है। अब बात करें बच्चों कि नॉर्थ पोल पे क्या हुआ था, होल, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की बात करूं, उत्तरी ध्रुव की, तो नॉर्थ पोल पे बच्चों, उत्तरी ध्रुव पे क्या देखा गया था, होल देखा गया था। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव पे होल देखा गया था, छेद। किसने देखा था, फर्मन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा था बच्चों। ठीक है। और आपको पता है कि ये जो मोटाई है, ये इसकी समता ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही थी बच्चों, यानी इसकी मोटाई दिन बर दिन घटती जा रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी। कौन, CFCs, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको बच्चों दूसरा नाम था फ्रियोन, क्या था, फ्रियोन बोलते हैं, दूसरा नाम क्या था, फ्रियोन। इसको फ्रियोन भी कहते हैं बच्चों, CFC को क्या बोलते हैं, फ्रियोन। तो आपसे पूछ ले कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा था कौन, फ्रियोन। फ्रियोन क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका यूज कहां करते थे बच्चे, पहले AC के अंदर, फ्रिज के अंदर इसका यूज होता था बच्चों। लेकिन जब होल देखा गया उसके बाद इसको बैन कर दिया गया था, और आज हम इसकी जगह नाइट्रोजन का सॉलिड CO2 का यूज करते हुए एज ए कूलेंट के रूप में यानी प्रशीतक के रूप में CFC को बैन कर दिया, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा रही थी किसको, O3 को, ओजोन लेयर को। अब बात करें कि ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो किस में मापते हैं, तो डाबसन में। किस में मापते हैं, डाबसन में। तो ओजोन लेयर की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं, किसमें मापते हैं, डॉप्सन में। तो ओजोन लेयर की मोटाई किसमें मापते हैं बच्चों, डॉप्सन में ओजोन लेयर की मोटाई मापते हैं। इसकी मोटाई कम होती जा रही थी, इसीलिए CFC को बंद कर दिया गया। और बात करें कि इसको जागरूकता बनाए रखने के लिए, मतलब जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ओजोन जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ओजोन डे, ओजोन डे, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो आपसे पूछ ले ओजोन डे कब मनाया जाता है बच्चों, ओजोन डे 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन डे बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, ओजोन डे बनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। इसके बाद बात करूं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अवस्था, ऑक्सीजन की अवस्था की बात करूं तो -2 कहलाता है ऑक्साइड, और -1 कहलाता है पर ऑक्साइड, यानी -2 वैलेंसी ऑक्साइड, -1 पर ऑक्साइड, -1/2 सुपर ऑक्साइड, क्या कहलाता है, सुपर ऑक्साइड। तो ये तीनों इसकी
ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लेना बच्चों। -2 ऑक्साइड, -1 पर ऑक्साइड, -1/2 सुपर ऑक्साइड, ये इसकी स्टेट है बच्चों। इसके बाद बात करें तो हमारी कुछ नॉन मेटल और रहती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया। तो बच्चों ये हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।